नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी का, जो कि अब विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष हैं दिल्ली विधानसभा में। बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मानक। बहुत फ्रेश लग रही हैं आतिशी। अब चाय पी रहे हैं तो फ्रेश तो होंगे। तो दिल्ली की मुख्यमंत्री से दिल्ली की नेता विपक्ष, क्या अब आदत हो गई है? 3 महीने हो गए हैं। देखिए क्या है कि जब आप पॉलिटिक्स में होते हैं, जब आप एक लोकतंत्र में होते हैं, दिल्ली के लोग या देश के लोग आपको कोई जिम्मेदारी देते हैं। दिल्ली के लोगों ने एक बारी विधायक बनने की जिम्मेदारी दी, विधायक बनने के बाद मंत्री बनने की जिम्मेदारी मिली, मुख्यमंत्री बनने की जिम्मेदारी मिली। तो जो जिम्मेदारी मिली बखूबी हमने अपनी टू द बेस्ट ऑफ माई कैपेबिलिटीज मैंने निभाई। अब उन्हीं दिल्ली के लोगों ने विपक्ष में बैठने की और जो सरकार बनी है उसकी जवाबदेही इंश्योर करने की जिम्मेदारी इस बार दी है। तो उस जिम्मेदारी को भी बेस्ट ऑफ माई एबिलिटीज से निभा रही हूँ। पर चुनाव में आप ही का चेहरा आगे रखा जाता और ये कहते अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के आतिशी ही सीएम बनेंगी अगर आम आदमी पार्टी जीती, तो आपको लगता है नतीजा कुछ और होता? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि चुनावी नतीजे जो होते हैं ना, वो जनता का जनादेश होता है। हाँ। और जो एक बारी जनता डिसाइड कर लेती है, मैं ये मानती हूँ कि उस पर बहुत ज्यादा अब हम एनालिसिस करें कि अगर ये किया होता तो कैसा होता, वो किया होता तो कैसा होता। इस बार दिल्ली की जनता ने सोचा कि हम भारतीय जनता पार्टी को मौका देना चाहते हैं और दिल्ली के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें देके उनकी सरकार बनवाई है। अब सवाल ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने ये किया होता, अरविंद केजरीवाल ने ये किया होता, आतिशी ने ये किया होता। अब सवाल ये भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। नहीं। अब सवाल ये है कि आज सुबह क्यों दिल्ली की पूरी सड़कों में वाटर लॉगिंग है। आज सवाल ये है कि प्राइवेट स्कूलों की फीस क्यों बढ़ रही है। सवाल ये भी आज है। सवाल ये है कि पावर कट क्यों हो रहे हैं। सवाल ये भी है कि आम आदमी पार्टी हारी क्यों? अभी 3 महीने हुए हैं, नई सरकार को 100 दिन पूरे नहीं हुए। अभी भी मुझे लगता है आप लोग अभी भी पता नहीं उसको अभी तक एनालाइज करके ये इस नतीजे पर पहुंचे हैं या नहीं कि हारे क्यों। क्योंकि हर कोई मान रहा था आम आदमी पार्टी फिर जीत रही है। 67 सीटों से आप 28 पर आ गए, क्यों? देखिए, जैसा मैंने कहा, मेरा ये मानना है कि दिल्ली की जनता इस बार भाजपा को मौका देना चाहती थी। उन्होंने सोचा कि ये जो दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के जो डिस्प्यूट होते हैं, इस बार ये एक ही सरकार लाके देखते हैं। अब तो डबल इंजन क्या, ट्रिपल इंजन क्या, 4 इंजन की सरकार है दिल्ली में। लेकिन आज सुबह आप देखिए तो ऐसा लग रहा है कि चारों इंजन में पानी भरा हुआ है। अगर इतने सारे मुद्दे ऑलरेडी 3 महीने में दिल्ली में इकट्ठे हो गए, तो फिर अरविंद केजरीवाल, आतिशी, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह दिखे क्यों नहीं? 3 महीने से, खासतौर से पिछले 2 महीने से सब गायब हैं। ऐसा क्यों? कहाँ गायब है? गायब अगर आप देखिए, सड़कों पर कोई नहीं दिख रहा, मीडिया में कोई नहीं दिख रहा। पहले दिन से अगर भारतीय जनता पार्टी से उनके 2500 रुपए के झूठे वादे पर किसी ने सवाल उठाया है तो वो आम आदमी पार्टी ने उठाया है। और ये बिल्कुल साफ है। आप सारे वादे देखिए जो भारतीय जनता पार्टी ने किए। मोदी जी ने दिल्ली के चुनाव में बार बार स्टेज पे खड़ा होकर कहा था कि ये मोदी की गारंटी है कि आप 8 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आएंगे। मुझे तो ये भी याद है, उन्होंने कहा था कि सब महिलाएं अपने बैंक के खाते को अपने मोबाइल फोन से लिंक कर लें और 8 मार्च को उनके पास SMS आएगा कि उनके खाते में 2500 रुपए आ गए। तो कहां है वो 2500 रुपए? आज हम भी पूछ रहे हैं, दिल्ली की महिलाएं भी पूछ रही हैं कि 2500 रुपए कहां गए। क्या मोदी जी ने झूठ बोला? पर दिख क्यों नहीं रहे आप लोग? क्यों नहीं दिख रहे थे? अरविंद केजरीवाल अभी भी नहीं दिख रहे, आप तो फिर भी दिखी हैं थोड़ा बहुत। आप भी 2 महीने से नहीं दिख रही थी, क्यों? पहले आपने बताया, आप कहां थी बताइए। 2 महीने से हम बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की नाकामी पे सवाल लगातार उठाते रहे हैं। देखिए क्या है कि अरविंद केजरीवाल से दिल्ली के नेता नहीं है। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर है पंजाब में। लेकिन आपके लिए अग्नि परीक्षा होगी इस बार। मान लीजिए 2 स्टेट में आप पावर में थे, दिल्ली चला गया जो कि आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड था, अब रह गया पंजाब। वहां भी बीजेपी और कांग्रेस पार्टी, दोनों अकाली दल भी मिलकर कह रहे हैं कि आपने सबसे बुनियादी वादा तो अपना पूरा किया नहीं, महिलाओं के अकाउंट में पैसे डालने का। तो इस बार इलेक्शन में आप कैसे, क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को? देखिए, एक तो मैं भारतीय जनता पार्टी को भी, कांग्रेस को भी, अकाली दल को भी ये याद कराना चाहूंगी कि पंजाब के लोगों ने 1 साल, 2 साल या 3 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दिया है। किसी भी सरकार को जो 5 साल के लिए वोट देते हैं
तो वहां के राज्य के लोगों को पता होता है कि कुछ वादे पहले साल में पूरे होते हैं, कुछ दूसरे में पूरे होते हैं, कुछ तीसरे में, कुछ चौथे में, कुछ आखिरी साल में। तो पंजाब के लोगों पर को आम आदमी पार्टी पर, भगवंत तो मान कब पर तक ये भरोसा महिलाओं के अकाउंट में पैसे पंजाब में जो है कब तक शुरू हो जाएंगे? आएंगे चुनाव से पहले, जरूर आएंगे, चुनाव से पहले बिल्कुल आएंगे। अब देखिए, फिर आप ये ज्यादती आप ये करती हैं, आप कहती हैं पंजाब में चुनाव से पहले कर देंगे, दिल्ली में आप 3 महीने में पूछने लगती हैं पैसे क्यों नहीं आए, पैसे क्यों नहीं आए। मैं बताती हूँ मैं क्यों पूछ रही हूँ। हाँ। क्योंकि मोदी जी ने खड़े होकर कहा था कि 8 फरवरी को नतीजे आएंगे और 8 मार्च को दिल्ली की महिलाओं के खाते में पैसे आएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि 8 मार्च को हम एक कमेटी बनाएंगे जो इस पूरे मैटर को ठंडे बस्ते में डालेगी और फिर उसकी कोई बात नहीं होगी। मोदी जी ने यह भी नहीं कहा था कि जब आम आदमी पार्टी पंजाब में देगी उसके बाद में दूंगा। पर दिल्ली मोदी जी ने एक ही चीज कही थी और बार बार कही थी कि ये मोदी की गारंटी है। एक बार नहीं कहा था उन्होंने, बार बार कहा। अब आपने ASAP एज सून एज पॉसिबल बोलते हैं ना बोलचाल की भाषा में, मुझे लगता है ASAP ये शायद ये सोच के आपने ये लॉन्च किया है, एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स। ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स ये आपका मॉडल तो 10 साल से ज्यादा पुराना हो गया है और लोग कह रहे हैं कि ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स तो आपने कब की पीछे छोड़ दी, आप भी बाकी सारी पार्टियों की तरह ही हो गए, अब ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स फिर से कह रहे हैं, यानी आप पुराने फॉर्मूले पर लौट रहे हैं। आप मुझे बताइए कोई एक और पार्टी और एक और सरकार जिसने शिक्षा को अपना मेन मुद्दा बनाया हो, जिसने अपनी सरकार में सबसे ज्यादा बजट एलोकेशन सरकारी स्कूलों को किया हो। देखिए आप, क्या है मतलब ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का? ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का मतलब है कि जिस तरह इस देश में राजनीति हो रही है हमें उसे बदलना है। मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स क्या है? मैं उसी पे आ रहा था। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा जब ये ASAP लॉन्च किया? उन्होंने कहा कि बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों ने 70 साल सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है जिससे देश बर्बाद हुआ है। 70 साल बीजेपी, कांग्रेस और अन्य दलों ने। और आप उन सारी पार्टियों के साथ गठबंधन में रहे, कांग्रेस के साथ आपने अलायंस किया, इंडिया गठबंधन का आप हिस्सा रहे, अब आप उन्हीं को फिर से कह रहे हैं कि वो गलत राजनीति करते आए हैं, हिंदू मुस्लिम करते आए हैं। देखिए वो गलत राजनीति करते आए हैं, इस पर कोई दो राय नहीं है। आप मुझे बताइए, कांग्रेस तो 70 साल तक पावर में थी, बीजेपी तो अभी 10 साल से सरकार में है। क्यों दिल्ली देश के सरकारी स्कूलों का इतना बुरा हाल है? दिल्ली में वो 15 साल पावर में थे, क्यों सरकारी स्कूल इतने टूटे फूटे थे? 52% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। नहीं, हिंदू मुस्लिम करते हैं। और हिंदू मुस्लिम बिल्कुल करते हैं, कांग्रेस भी करती है, हिंदू मुस्लिम बिल्कुल करते हैं, सभी पार्टियां आज सारी पार्टियां करती हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, उन्हीं का बयान है। सभी पार्टियों ने आज तक धर्म के नाम पे वोट मांगा है, जाति के नाम पे वोट मांगा है, बाहुबल के आधार पर वोट मांगा। ये तो सच्चाई है हमारे देश की राजनीति। हम तो समझते थे कि सारी की सारी विपक्षी पार्टियां सिर्फ बीजेपी को सांप्रदायिक बताती थी अब तक, आपने तो सारी पार्टियों को बता दिया सांप्रदायिक। देखिए बीजेपी के साथ जो सबसे बड़ा खतरा है, जिसकी वजह से इंडिया अलायंस साथ आया, हमारे बहुत सारे पॉलिटिकल डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हम अन्य पॉलिटिकल पार्टीज के साथ आए, क्योंकि बीजेपी से इस देश के संविधान को खतरा है। जी। आप ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स पर लौट रहे हैं क्योंकि अब दिल्ली में हारने के बाद ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को हमने कभी छोड़ा नहीं। अब देखिए फिर हमने ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स को, देखिए क्या है कि कुछ ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स होगी जब आप सत्ता के बाहर हैं, पर आप भटक गए थे। ऑल्टरनेटिव बिल्कुल नहीं। ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का एक स्वरूप होगा जब आप सरकार के अंदर है। मैं तो आपको कह रही हूं, ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का कोई मकसद होता है। ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का यह मकसद है कि ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स के माध्यम से ऐसी सरकार बने जो जनता के हित में काम करे। फिर हम तो ये समझते थे ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का मतलब आपने जो समझाया था, ना कि अपने दोस्तों के हित में काम करे। आपने जो मतलब तो समझाया था ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का, उसमें यह था बंगला, गाड़ी, सिक्योरिटी वगैरह नहीं लेंगे, आम आदमी की तरह रहेंगे, ये था। फिर देखिए शीश महल। हमने ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का जो मतलब पहले दिन से कहा था कि आम आदमी राजनीति में आएगा और आम आदमी के लिए सरकार चलेगी, और आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल यही किया। आम आदमी राजनीति में आया। मैं तो खुद उसका उदाहरण हूं। मैं तो एक बहुत सामान्य मिडिल क्लास परिवार से आती हूं। मैं एक सामान्य मिडिल क्लास परिवार से आते हुए, नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शीश महल को संग्रहालय बनाने जा रही हैं, म्यूजियम, सबको दिखाएंगे कि देखिए ये है इनके डबल स्टैंडर्ड, आए थे वैकल्पिक राजनीति देने और कैसे ये सबसे ज्यादा उसका भोग करने वाले बन गए। मैं एक और भी सुझाव दूंगी। मैं उनको ये भी सुझाव दूंगी, जो प्रधानमंत्री जी का राजमहल है ना, उसको एक दिन के लिए खोल दें। एक दिन के लिए आप जो मुख्यमंत्री आवास था
उसको आप चाहे परमानेंट खोल दें, बहुत अच्छी बात है, जाने दीजिए सबको अंदर, हम तो स्वागत करते हैं। एक बारी सब लोग अंदर चले जाएंगे तो सारा भारतीय जनता पार्टी का झूठ पूरे दुनिया के सामने आ जाएगा। पता तो चले कहाँ है ये सोने के टॉयलेट, पर लोगों ने तो बिलीव कर लिया। पता तो चले कहाँ है, तो इसलिए अच्छा है ना, बनाइए म्यूजियम, देखे दुनिया के भारतीय जनता पार्टी ने जैसे झूठ बोला कि 2,500 रुपए देंगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोला 24 घंटे बिजली देंगे, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री आवास के बारे में झूठ बोला। लेकिन आप बनाइए उसे म्यूजियम। मैं तो बस एक रिक्वेस्ट करूंगी बीजेपी से, एक दिन के लिए प्रधानमंत्री आवास भी खोल दें। ठीक है। मैंने सुना है वहां पे, ऑफकोर्स सुना ही है, मैं तो कभी अंदर गई नहीं हूं, कि वहां पे 150 करोड़ के सोने के कालीन हैं जो सोने के धागे से बुने हुए हैं। मैं भी देखना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि एक सोने का जैसे लाल किले में वो राजमहल के तो वीडियो हैं। आप दिखाइए क्या है उस वीडियो में, सोने के टॉयलेट और स्विमिंग पूल और ये वो जो वो वीडियो दिखाते हैं उसमें कहीं पे डाइनिंग टेबल दिखती है, उसमें वहां पे कहीं पे किचन दिखती है, वहां पे कहीं पे बेडरूम दिखता है। लेविश तो है ना वो, देखिए घर एकदम लेविश तो है। देखिए मैं ये मानती हूँ कि जो वो घर है वो एक मुख्यमंत्री का सिर्फ आवास नहीं है, मुख्यमंत्री का कार्यालय भी है, वहाँ पे मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी का भी पूरा अरेंजमेंट है, तो उस हिसाब से वो घर बना है। और वो घर मैं आपको बता दूं, वो अरविंद केजरीवाल का घर नहीं है, वो अरविंद केजरीवाल का व्यक्तिगत घर नहीं है, वो मुख्यमंत्री आवास है। आप देखिए रेखा गुप्ता जी के पास नहीं रह रही वहाँ पे, रेखा उनके पास कोई घर नहीं है अभी तक। हाँ। वो अपने प्राइवेट घर में रह रही है, वो घर ढूंढ रही है। हाँ। उनको केंद्र सरकार घर नहीं दे रही है, ऐसा मुझे सुनने में आया है। पर चलिए वो अलग मैटर है। आपको तो घर मिल गया ना? हाँ मुझे मिल गया, लेकिन शायद जो आपने मांगा था वो नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है, वो उनकी सरकार है, वो उनकी इच्छा है। मैंने ये सवाल इसलिए किया, देखिए मैं ये मानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री आवास के नाम पे बहुत राजनीति करी। हाँ। अब तो जीत गए। आप मानती है वो कारण था आपकी हार का? मैं तो ये मानती हूँ कि आप दिखा दीजिए देश की जनता को। आप मानती है वो एक हार का कारण बना? देखिए मैं ये मानती हूँ कि दिल्ली के लोगों ने इस बार सोचा कि हमें भारतीय जनता पार्टी को मौका देना है। ठीक है, राइट। ओके। और मैं ये मानती हूँ कि सबसे बड़ा कारण ये था कि दिल्ली के लोगों को ये लगा कि अगर एक ही पार्टी केंद्र सरकार में होगी, दिल्ली में होगी, तो हो सकता है कि दिल्ली के काम और तेजी से। 2500 रुपए का जो वादा था, आप ही की पिच पर आकर बीजेपी ने आपको हरा दिया क्या? अब देखिए बीजेपी ने हमें हरा दिया ये तो क्लियर है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई ये भी क्लियर है। आप ही के फॉर्मूले से हरा दिया, आप ही की पिच पर आकर हरा दिया। लेकिन अब हमारे फॉर्मूले पे आगे भी तो बढ़े, कुछ करके भी तो दिखाएं। या मोदी लहर ऐसी चली कि इस बार आम आदमी पार्टी भी उड़ गई, उसमें 28 पे आ गई, 22 पर आ गई। देखिए लहर भी किसी आधार पे बनती है। लहर भी कोई जब अगर जाकर कोई वोट डालता है तो यही सोच के डालता है ना कि भाई इस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को वोट देने से, भाजपा को वोट देने से, कांग्रेस को वोट देने से, सपा को वोट देने से, टीएमसी को वोट देने से, अलग अलग राज्यों में लोग यही तो सोचते हैं ना कि भाई यहां पर वोट डालने से मेरे इलाके में विकास होगा, मेरे एरिया में काम बेहतर होगा। नहीं, पूरे देश में देखिए ना, मोदी जी तो चुनाव पर चुनाव जीत रहे हैं। लोकसभा में सीटें कम हुई, 240 मान लिया चलिए, लेकिन उसके बाद तो जितने असेंबली इलेक्शन लड़े हैं सब जीत रहे हैं। झारखंड छोड़ दीजिए और जम्मू कश्मीर छोड़ दीजिए, तो मैं तो यही हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, मैं तो यही आग्रह करूंगी मोदी जी से फिर कुछ काम भी करके दिखा दे। सवाल रेखा गुप्ता पर आपने हाल में एक निजी हमला भी किया। आपने कहा कि उनके पति जो हैं वो मीटिंग्स ले रहे हैं और ये गलत है, ऐसा क्यों? देखिए वो एक निजी हमला नहीं है, मैंने उनके बारे में कुछ व्यक्तिगत टिप्पणी रेखा जी के बारे में नहीं करी, और मैं ये मानती हूँ कि राजनीति में व्यक्तिगत टिप्पणियां वैसे भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये फैक्ट है कि एक तस्वीर सामने आई थी और उस तस्वीर में 25-30 सरकारी अफसर बैठे हुए थे और उस मीटिंग और वहाँ पे उन अफसरों के साथ रेखा गुप्ता जी के पति बैठे हुए थे। तो ये सवाल तो है ही। देखिए इस देश में महिलाओं को लोकतंत्र में कुछ अधिकार मिले हैं। लोगों ने मुझे वोट दिया है, लोगों ने मेरे परिवार वालों को वोट नहीं दिया। शालीमार बाग के लोगों ने रेखा गुप्ता जी को वोट दिया है, उनके परिवार को वोट नहीं दिया। तो केजरीवाल जी की कुर्सी पर सुनीता जी बैठी हुई थी, बीजेपी ये कह रही है जवाब में। वो कभी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठी हैं। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, अरविंद केजरीवाल जी के बाद मैं मुख्यमंत्री थी। सुनीता केजरीवाल जी ने कैंपेन किया आम आदमी पार्टी के लिए, वो हमारी स्टार कैंपेनर रही। सुनीता केजरीवाल जी ने आज तक
दिल्ली सरकार के किसी भी काम में कभी दखल नहीं दिया। आप बताइए आपके रिश्ते कैसे हैं रेखा जी से अभी तक 3 महीने में? मेरे रिश्ते रेखा जी से बहुत मुलाकात अच्छे हुई हैं। है? बिल्कुल बिल्कुल, रेखा जी से मुलाकात हुई है और मैं ये मानती हूं कि कैसी रही मुलाकात? देखिए, किसी भी व्यक्ति से हमें कोई व्यक्तिगत दिक्कत नहीं है। तो ये सवाल तो आपको तो खुश होना चाहिए, महिला सीएम बनी है। नहीं, मैं इस बात पे खुश हूँ। खुश है ना? मैं इस बात पे खुश हूँ कि एक महिला सीएम बनी है और मैं ये भी मानती हूँ कि रेखा जी एक सेल्फ मेड पॉलिटिशियन है। हाँ। वो खुद एक किसी पॉलिटिकल फैमिली से नहीं आती हैं। वो डूसू की एक नेता हुआ करती थी। अपनी डूसू की राजनीति से वो काउंसलर बनी, 2 बारी विधायक का चुनाव लड़ी। मैं ये भी जानती हूँ कि चुनाव हारना आसान नहीं होता। मैंने भी लोकसभा का चुनाव लड़ा था, चुनाव हारी। वो कई बार शायद 1-2 बार काउंसलर का चुनाव हारी, 2 बारी तो विधायक का चुनाव हारी। तो उनमें परसिवेरेंस है जो वो आज यहाँ तक पहुंची हैं। और एक राजनीति में एक महिला होना कभी भी आसान नहीं होता। आप ये कहिए, वो तो कह रही हैं कि आप खजाना खाली कर गए इसीलिए देर हो रही है। ये जो स्कीम लागू करने में देर हो रही है इसीलिए हो रही है, आप खाली कर गए सारा खजाना। वो क्या था उनका गाना जो उन्होंने चुनाव में गाया था, हमें बहाने नहीं बदलाव चाहिए। तो मैं तो उनसे यही कहूंगी कि बहाने बनाना बंद करें। और वैसे भी सबसे इंटरेस्टिंग बात है, वो फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने बजट पेश किया और 1 लाख करोड़ का पिछले साल से इस साल में हमारी सरकार से उनकी सरकार में 3,500 करोड़ सरप्लस उन्होंने इस साल बजट में यूज किया है। तो 3,500 करोड़ किस इकोनॉमिक्स में खाली खजाना होता है, मैं ये भाजपा से जरूर पूछना चाहूंगी। आपको अजीब लगा था जब आपकी सीट निकल गई और अरविंद केजरीवाल की सीट नहीं निकली इस बार? अरविंद केजरीवाल जी के विधानसभा क्षेत्र में सरकारी मशीनरी का मिसयूज करके वोटर्स को अपने घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया। रोज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ताओं के साथ मार पिटाई कर रहे थे। हमारे जब कोई भी उनको बचाने जाता था तो हमारे कार्यकर्ताओं को उठा के लॉकअप में डाल दिया जाता था। रेस कोर्स के पीछे एक छोटे से कैंप में जहां पे 250 लोग रहते हैं, 1000 पैरामिलिट्री फोर्सेस को स्टेशन कर दिया। और बीजेपी वालों ने सबको जाके धमकी दे दी कि कोई भी वोट डालने के लिए निकला ना तो तुम्हें देख लेंगे। अब आप बताइए, एक झुग्गी में रहने वाला एक गरीब व्यक्ति 1000 लोगों की पैरामिलिट्री फोर्स देखकर कैसे वोट डालने? विदुड़ी जी तो आपके अगेंस्ट कोर्ट चले गए शिकायत लेके, आपने बेईमानी की है। जैसी उनकी श्रद्धा है। कोर्ट चले गए हो तो बेईमानी आपने की है बोल रहे हैं। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जब आपने मुझसे पूछा कि आप क्यों हारे, मैंने ये नहीं कहा कि बीजेपी ने बेईमानी करी, मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने पैसे बांटे, मिसयूज किया। मैं ये मानती हूं कि लोकतंत्र में, एक डेमोक्रेसी में जनता का जनादेश सबसे बड़ी चीज। और मुझे अच्छा लगा ये सुनकर कि आपने ईवीएम का जिक्र एक बार भी नहीं किया। यकीन करिए आप। देखिए, तो मुझे भी अच्छा लगा और शायद दिल्ली वालों को भी और पूरे देश में भी संदेश ये गया कि आपने अपनी हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट। नहीं, तो मैं ये मानती हूँ, देखिए, चुनाव में जनता का जनादेश सबसे बड़ी चीज है। अब रैपिड फायर राउंड, जो कि मशहूर भी है और बदनाम भी है। चलिए शुरू करते हैं। आतिशी, रैपिड फायर राउंड। पहला सवाल, क्या ऑपरेशन सिंदूर कामयाब रहा या फिर नाकाम रहा? सेना कामयाब रही, सरकार नाकामयाब रही। पाकिस्तान में आतंकी अड्डे तबाह हुए या नहीं हुए? हुए, बिल्कुल हुए, और सेना के लिए हैट्स ऑफ। ठीक है। भारत पाकिस्तान में जो युद्ध हुआ 4 दिन का, कौन जीता, भारत या पाकिस्तान? भारत की सेना जीती, लेकिन हमारी सरकार हमारी सेना के साथ खड़ी नहीं रही। ओके। युद्ध ये किसने रुकवाया, सीज फायर जो हुआ वो किसने करवाया आपके हिसाब से? राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति तो सोशल मीडिया पे हर जगह जाके कह रहे हैं कि मैंने रुकवाया। तो ट्रंप को इतना गंभीरता से क्यों लेते हैं आप? हम लेते हैं। हाँ? हम गंभीरता से लेते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बेस्ट फ्रेंड हैं वो। क्या कहते हैं, हाउडी ट्रंप, हाउडी मोदी। और उन्होंने मुझे गले लगाया, उन्होंने मेरी कुर्सी आगे की, उन्होंने मेरी कुर्सी पीछे की। ये हम नहीं कहते। दूसरी बात, सबसे पहले सीज फायर को अनाउंस करने वाले डोनाल्ड ट्रंप थे। इस बात से कोई भी पीछे नहीं हट। क्या जयशंकर मुखबिर हैं, जयचंद हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है, आपका क्या कहना है? फेलियर है। क्या पहलगाम हमले का बदला पूरा हो गया? जब तक पहलगाम में हमला करने वाले या भारत के हवाले नहीं होते हैं
या कोई सबूत नहीं मिलता है कि वो मारे गए हैं, तब तक बदला पूरा नहीं ठीक है। हुआ। क्या प्रधानमंत्री सिंदूर के सौदागर हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है? अगर हम अमेरिका के राष्ट्रपति की बात माने तो ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी के लिए अमेरिका का व्यापार इस देश की बेटियों के सिंदूर से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा कीमती है। ऑपरेशन सिंदूर से कुछ हासिल भी हुआ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं क्या मिला क्या हमें, आपके हिसाब से हासिल हुआ या नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ या नहीं हुआ? दो महत्वपूर्ण चीजें हासिल हुई। सबसे पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अपर हैंड हमारा है, चाहे आप एयर स्ट्राइक्स की बात करिए, चाहे हमारे डिफेंस सिस्टम की बात करिए, चाहे हमारी नेवी की बात करिए, चाहे आप हमारी आर्मी की बात करिए। दूसरी महत्वपूर्ण चीज कि किसी भी आतंकी हमले को हम सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं मानेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में टेररिज्म स्टेट स्पॉन्सर्ड है। आपने देखा कि किस तरह से उस आतंकवादी के जनाजे पर पूरी पाकिस्तानी की मिलिट्री पहुंची हुई थी। तो ये दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं और इसमें हम पूरी तरह के साथ सेना के साथ भी थे, सरकार के साथ भी थे, सीज फायर पे नहीं थे। ठीक है। कश्मीर में 370 हटाने से हालात बेहतर हुए हैं? देखिए, कश्मीर में आपने सपोर्ट किया था ना 370 हटाने को? कश्मीर में हालात बेहतर हुए हैं। कश्मीर में इकोनॉमिक ग्रोथ से हालात बेहतर हुए हैं। कश्मीर में टूरिज्म जो बढ़ रहा था उससे हालात बेहतर हुए हैं। और मैं ये मानती हूं कि ये जो हमला हुआ कश्मीर पर, इन बेहतर हालातों को और खराब करने के लिए हुआ। दिल्ली हार का एक कारण, सबसे बड़ा कारण, दिल्ली के लोगों ने सोचा कि इस बार बीजेपी को मौका देंगे कि अगर ट्रिपल इंजन 4 इंजन की सरकार बनेगी तो दिल्ली के लोगों को लगा कि शायद दिल्ली के काम बेहतर हो पाए। ओके। रेखा गुप्ता को 10 में से कितने नंबर देती हैं? मैं भाजपा सरकार को 10 में से 2 नंबर दूंगी। 1, 2। 10 में से 2। ऑलराइट। क्या बीजेपी और कांग्रेस मिले हुए हैं? 100%। क्या कांग्रेस पाकिस्तान की भाषा बोल रही है? आपकी प्रवक्ता हाल में कह रहे थे, बहुत सारे नेताओं के बयान आए थे कांग्रेस की तरफ से पहलगाम हमले के बाद और ऑपरेशन सिंदूर के बाद। जहां तक मुझे पता है सारी ही पार्टियों ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, केंद्र सरकार का और सेना का साथ दिया। और इसमें मैं ये मानती हूं कि पूरा देश और सारी पॉलिटिकल पार्टीज जब युद्ध चल रहा था बिल्कुल एकजुट थे। और मैं ये मानती हूं कि ना सिर्फ पार्टियों की, देश में सभी लोगों की तारीफ करनी चाहिए। और ये समझ में आ गया कि मुश्किल के मौके पर भारत के 140 करोड़ लोग बिल्कुल एकजुट होकर एक साथ खड़े थे। ठीक है। जाति गणना पर आपका स्टैंड क्या है? सपोर्ट करते हैं? हम सपोर्ट करते हैं। ओके। बिहार का इलेक्शन कौन जीतने वाला है? ये तो समय बताएगा। लड़ेंगे आप बिहार का इलेक्शन? नहीं, आम आदमी पार्टी का अभी बिहार में कोई संगठन नहीं है। अभी गोवा में, गुजरात में, पंजाब में और एमसीडी इलेक्शन लड़ने की तैयारी हम कर रहे हैं। ठीक है। दिल्ली का बेस्ट मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर अब तक का कौन रहा है? अरविंद केजरीवाल। ये तो जवाब आपको पहले से पता था। सीरियसली? मतलब खुद से बेहतर सीएम मानती हैं उनको आप? मैं 100%। ओके। इसलिए मानती हूं क्योंकि जो मुद्दे वो राजनीति में लेके आए और गवर्नेंस में लेके आए, अब आम आदमी पार्टी छोड़िए, देश भर की बाकी सरकारों को ये रैपिड फायर है। अच्छा, मुझे पता था कि आप यही जवाब देंगी, तो इसलिए मैंने इसका एक फॉलोअप क्वेश्चन पहले से तैयार किया। अब अरविंद केजरीवाल को एक तरफ रखिए। अब मुझे बताइए, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी और रेखा गुप्ता, 4 महिला मुख्यमंत्री दिल्ली की, इनमें से बेस्ट सीएम कौन है? देखिए, अपने आप पर तो कुछ कहना ठीक नहीं होगा। नहीं, आप बोल सकती हैं। नहीं, मैं पर्सनली सुषमा स्वराज की फैन हूं, हालांकि वो दिल्ली में मुख्यमंत्री बहुत कम समय के लिए रही, बट एज अ पॉलिटिशियन मैं सुषमा स्वराज की बिल्कुल फैन रही हूँ। वो बिल्कुल एक दबंग नेता थी और वो जिस दो टूक तरीके से अपनी बात रखती थी, कभी पीछे नहीं हटती थी। और दूसरा, इवन व्हेन शी वाज मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, जिस तरीके से एक एक भारतीय को परेशानी से निकालने का जो उन्होंने काम किया, आई वाज ऑलवेज अ बिग फैन ऑफ दैट। और क्या शीला दीक्षित के साथ आम आदमी पार्टी ने अन्याय किया? तमाम आरोप लगाए, उनकी सत्ता चली गई, वो जाते जाते भी ये दर्द लेके गई हैं कि मेरे साथ गलत हुआ, और देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले में सब छूट गए। देखिए, कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में सरकारी स्कूल तबाह किए, सरकारी अस्पताल तबाह किए, महंगी बिजली दी, इस पर कोई दो राय नहीं है। तो कांग्रेस की सरकार हारी 15 साल के बाद क्योंकि उन्होंने डिलीवर नहीं किया था।
तो मैं ये मानती हूं कि देखिए इस राजनीति में तो हार जीत एट द एंड ऑफ द डे जनता डिसाइड करती है। ठीक है। एंड दिल्ली के लोगों ने एक समय कांग्रेस के बाद हमें चुना, हमारे बाद बीजेपी को चुना। तो जो डिलीवर करेगा, जो जनता को संतुष्ट करेगा, उसके आधार पे लोग। देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन रहा है अब तक का? देश का बेस्ट प्राइम मिनिस्टर आपका फेवरेट अब तक का कोई भी हो सकता है? दिस इज अ टफ क्वेश्चन। मैं तो एक्चुअली कहूंगी जवाहरलाल नेहरू जी। आई थिंक नेहरू जी को भारत की आज़ादी के बाद अब बहुत ही एक फाइनेंशियली डिफिकल्ट मुश्किल हालात में उन्होंने देश को संभाला। और मैं ये मानती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जिनको हम एक आधुनिक भारत मानते हैं, उनकी नींव। पर आजकल तो इंदिरा गांधी ट्रेंड कर रही है। 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे और मोदी जी से कंपैरिजन कांग्रेस पार्टी करा रही है। इंदिरा गांधी थी आयरन लेडी। ये जायज बात है वैसे। ये जायज है, मतलब देयर इज नो डाउट अबाउट द फैक्ट कि आप अगर आज के भारत और 1971 के भारत को देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति को 2 टूक बात करके आई थी इंदिरा गांधी, और कह के आई थी कि हम तुम्हारी बात नहीं मानने वाले हैं देश में। लेकिन आप देखिए आज डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं। ठीक है, देश में कोई और चीफ मिनिस्टर जो आपको पसंद हो दिल्ली के बाहर? मुझे लगता है कि स्टालिन जो है डीएमके के, उन्होंने अच्छा काम किया है। मैं मानती हूं कि ममता बनर्जी बहुत दबंग है। बेस्ट स्पीकर कौन है इंडियन पॉलिटिक्स में? ऐसा कोई भाषण देने वाला जो आपको खुद सुनने में मजा आता हो? मैं अब अगर आप हमारी पार्टी की बात करिए, मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल बहुत अच्छा भाषण देते हैं। अरविंद केजरीवाल बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों को बहुत सिंपल भाषा में, आम आदमी की भाषा, आम आदमी मोदी जी भी इतना अच्छा बोलते हैं, अमित शाह इतना अच्छा बोलते हैं, संजय सिंह बहुत अच्छा बोलते हैं। अरविंद जी का जब मैंने इंटरव्यू किया, उन्होंने भी संजय सिंह का नाम लिया था। महुआ मोइत्रा भी बहुत अच्छा बोलती हैं। महुआ मोइत्रा भी पार्लियामेंट में बहुत सारे मुद्दों पे बहुत अच्छा बोलती हैं। आपने सोचा है कभी पार्लियामेंट जाने के बारे में? मतलब चुनाव तो लड़ा है आपने, लेकिन अब मुख्यमंत्री बनने के बाद अब एलओपी दिल्ली में, अभी भी सोचा है या दिल्ली की विधानसभा में ही रहना है? देखिए वो तो समय के साथ देखेंगे। अभी तो बिल्कुल दिल्ली की विधानसभा में हूँ। दिल्ली के लोगों ने जो जिम्मेदारी दी है। देश का सबसे ईमानदार नेता कौन है? देश का सबसे कट्टर ईमानदार आप समझिए, मुझे पता है अरविंद केजरीवाल बोलेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता, ना सिर्फ अरविंद केजरीवाल, पर मैं कहूंगी आम आदमी पार्टी के जो आम आदमी पार्टी की मेन लीडरशिप है, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, आतिशी, सौरभ भारद्वाज, मैं कहूंगी बिल्कुल ईमानदार। और देश का सबसे भ्रष्ट नेता कौन है? जो अपने दोस्त को सारे ठेके देते हैं। प्रधानमंत्री जी। भ्रष्ट कहाँ? उसमें भ्रष्ट कैसे? मतलब भ्रष्टाचार का कोई केस नहीं है, इस तरह का कोई आरोप नहीं है। वो तो कहते हैं कि 10 साल में खाऊंगा ना खाने दूंगा, आज तक कोई आरोप नहीं है बोलते हैं। देखिए ये बहुत आसान है ना, जब आप पे भ्रष्टाचार का आरोप कैसे लगेगा? जो आयुष्मान भारत में घोटाले की रिपोर्ट आती है तो आप ऑडिटर को ट्रांसफर कर देते हैं। जब द्वारका एक्सप्रेस वे पे 250 गुना खर्चे की रिपोर्ट आती है, तो जिस सीएजी ऑडिटर ने वो रिपोर्ट लिखी है, उसको शायद बेचारे को सिक्किम या त्रिपुरा कहीं भेज दिया। जब मतलब अगर इंडिया अलायंस की सरकार आई तब केस खुलेंगे? आप 100% खुलेंगे। आप मुझे ये बताइए, ऐसा कैसे है कि हर जगह एक ही कंपनी को एयरपोर्ट भी मिलता है, पोर्ट भी मिलता है, पेट्रोल भी मिलता है, गैस भी मिलती है, सब कुछ एक ही खास आदमी को मिलता है? ऐसा कैसे हो गया? अब तक का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है देश का? नहीं, मैं मानूंगी कि मोदी जी लोकप्रिय तो हैं। मोदी जी लोकप्रिय हैं, लेकिन उन्होंने अपनी लोकप्रियता का और उनको जो जनादेश मिला है देश के लोगों के लिए, उसका इस्तेमाल नहीं किया। देश का सबसे मेहनती नेता कौन है? देखिए मेहनत सारे नेता करते हैं। ये चाहे ये तो शायद बात मुझे पॉलिटिक्स में आने के बाद समझ में आई है कि नेताओं को, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, दिन में 24 घंटे और साल में 365 दिन काम करना पड़ता है और पब्लिक के हमेशा बीच में रहना पड़ता है। तो नेता सारे मेहनती होते हैं, ऐसा मेरी राय। ओके, अब मैं कुछ नाम लूंगा, जो पहला शब्द आपके जहन में आता है आपको वो बताना है। रेडी? कई तो पास भी होंगे। ओके, ऑलराइट। सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी। भारत की शान। व्योमिका सिंह। भारत की शान। डोनाल्ड ट्रंप। भारत
भारत के मुद्दों से, भारत के हितैषी नहीं है बेसिकली, भारत की सॉवरेनिटी से जुड़े हुए मुद्दों से उनको बाहर रहना चाहिए। बाहर रहना चाहिए। वेरी गुड। एस जयशंकर, फेलियर। आसिम मुनीर, पाक आर्मी जनरल, अब तो फील्ड मार्शल हो गए। भ्रम में जीते हैं। भारतीय सेना ने उनकी धज्जियां उड़ा दी और हर जगह जाके कह रहे हैं कि जी हम जीत गए। ये तो शहबाज शरीफ, ये तो जग जाहिर है, उनके लिए भी यही कहा जाए। मतलब भ्रम में जी रहे हैं, ये तो बिल्कुल साफ है। नरेंद्र मोदी, इतने साल प्रधानमंत्री होने के बाद देश के लिए कुछ नहीं किया। देश में गरीबी हो, बेरोजगारी हो, वो आज चरम पर है और मोदी जी जिम्मेदार हैं। अमित शाह, अगर वो राजनीति से ज्यादा देश के जो उनके पास जिम्मा है गृह मंत्री होने का, उस पर ध्यान दें तो मैं मानती हूँ देश की स्थिति अलग। राहुल गांधी, गुड ह्यूमन बीइंग, अब तो दोस्त नहीं रहे लेकिन गुड ह्यूमन बीइंग बट मे बी नॉट सुटेड फॉर पॉलिटिक्स। प्रियंका गांधी, डायनामिक। यू लाइक प्रियंका गांधी? डायनामिक है, बिल्कुल है। ओके। सोनिया गांधी, डिग्निफाइड, ग्रेसफुल। कपिल सिब्बल, सिब्बल और सिंघवी जी से तो आम आदमी पार्टी बहुत अटैच्ड है ना, क्योंकि आपके सारे केसेस उन्होंने लड़े हैं और बहुत कृतज्ञ भी हैं कि उन्होंने बहुत आपको इन मुसीबतों से निकाला है। सिब्बल जी इज एन एक्सीलेंट लॉयर, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। रेखा गुप्ता, पास। ओके। नहीं, आई शैल चेंज दैट। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि दिल्ली के लिए कुछ अच्छा करेंगे। ओके। भगवंत मान, अ मैन ऑफ द पीपल। प्रवेश वर्मा, गायब। कपिल मिश्रा, दिल्ली में पानी भरा हुआ है, प्रवेश वर्मा जी गायब है। कपिल मिश्रा, लोगों को बांटना ठीक नहीं है। नीतीश कुमार, शायद राजनीति से रिटायर होने का समय आ गया है। आ गया। तेजस्वी यादव, मेहनती। भविष्य वही है, आपको लगता है सीएम बनेंगे इस बार? देखिए, ये तो कहना मुश्किल, मतलब ये अभी कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा, पर अपनी पार्टी को खड़ा करने में, चुनाव लड़ने में उन्होंने बहुत मेहनत करी। कन्हैया कुमार, कन्हैया कुमार यंग है, एनर्जेटिक हैं। अभी डिफिकल्ट टू से कि कितना, मतलब। ओके। अरविंद केजरीवाल, निडर। आतिशी, मेहनती, डेफिनेटली। मनीष सिसोदिया, शिक्षाविद। संजय सिंह, शेर। राघव चड्ढा, शार्प। परिणीति चोपड़ा। वेल, मुलाकात हुई है? मुलाकात तो हुई है, पर मैं बहुत फिल्म इंडस्ट्री से बहुत कुछ मैं जानती नहीं हूँ उसके बारे में, तो राघव की वाइफ इतना ही जानती हूँ मैं, फ्रैंकली। सौरभ भारद्वाज, वेरी शार्प एंड लोग बड़े कहते थे कि आपके बीच रेस चलती थी जब सीएम अनाउंस होना था। और नहीं, सौरभ भारद्वाज बहुत शानदार व्यक्ति है और मुझे लगता है कि अच्छी दोस्ती है आपकी। अच्छी दोस्ती है। राजनीतिक व्यंग में अगर कोई सबसे आगे है तो वो सौरभ भारद्वाज। रमेश बिधूड़ी, गुंडागर्दी। मतलब मैंने तो चुनाव में यही देखा। आई थिंक चुनाव लड़ने का वो सही तरीका नहीं है। स्वाति मालीवाल, नॉट वर्दी ऑफ कमेंट। ओके, ऑलराइट, मेरे सवाल खत्म हो गए, लेकिन मुझे बहुत मजा आया और मैं वाकई दाद दूंगा आपकी कि आपने हर सवाल का बिल्कुल बेबाकी से जवाब दिया है। नहीं, जब देखिए, थैंक यू सो मच। हम ईमानदारी से राजनीति करते हैं। मैं ये मानती हूँ कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है, और पॉलिटिक्स में कभी आप सक्सीड करते हैं, कभी आप सक्सीड नहीं करते हैं, पर मैं ये मानती हूँ कि हमने आज तक, और मैंने हमेशा पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से राजनीति करी है। सो आई हैव नथिंग। बहुत मजा आया मुझे आपसे बातचीत करने में। थैंक यू सो मच।